साथियों, आज हम लोग पारे के संबंध में चर्चा करेंगे। पारा दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण धातु है। पारे की महत्ता के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। फिर भी जैसा भी है उसको किस तरह से हम औषधि के उपयोगी बनाएं। पारद महाविषय है, तो इसके विषैलेपन को कैसे दूर किया जाए और उसे खाने योग्य कैसे बनाया जाए अथवा उसे धातु परिवर्तन के योग्य कैसे बनाया जाए। तो शास्त्रकारों ने 18 संस्कारों का वर्णन किया है। आज मैं आपको विस्तार से पारे के 18 संस्कार के बारे में बताऊंगा, और जो जिज्ञासु हैं और पारे को भली प्रकार पारे पर काम करना चाहते हैं वो क्रम से इसे समझें, लिख लें अथवा इस पर इसी प्रकार से क्रिया करें जैसे मैं बता रहा हूँ। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पारे के 18 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है स्वेदन। स्वेदन का अर्थ है उस पारे को किसी गीली नमी युक्त द्रव के साथ गर्म किया जाए। उससे क्या होगा कि पारे के ऊपर जो कैचुली है, जो दोष हैं, वो ढीले हो जाएंगे। कैचुली और दोष जो पारे के अणु के ऊपर एक कवच नुमा बनाए बैठे हैं, उससे वो ढीले हो जाएंगे। तो स्वेदन संस्कार में पारे को एक पोटली में बंद करके दौला यंत्र में एक हांडी में लटकाया जाता है और नीचे से उसे गर्म किया जाता है। पारे को स्वेदन करने के लिए तरीका ये है कि पहले त्रिफला त्रिकुटा, त्रिफला यानी हर बहेड़ा आंवला, त्रिकुटा सौंठ, काली मिर्च पीपल, चित्रक अमलतास गोखरू, सहजना की बीज, राई और अदरक, इन सभी चीजों को घोटकर इनका कल्क बनाया जाता है। कल्क कहते हैं चटनी जैसा बनाया जाता है। तो जब वो चटनी सी बन जाए तो एक कपड़ा लीजिए और उस पर उसको लपेट दीजिए ऊपर। फिर उसकी दो तह करिए, फिर लपेटिए, फिर 4 तह करिए, फिर लपेटिए। यानी उस सूती कपड़े की 4 लेयर पर उस कल को लपेटना है और लपेट करके उसकी पोटली बनाकर उसमें पारे को रखना है। ये साधारण विधि है। वैसे तो भोजपत्र में रखा जाता है। भोजपत्र हर जगह हर वक्त उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं केला के पत्ते में भी रखने का विधान है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त यह विधि हमें लगी है। अब इसकी पोटली बांध करके एक हांडी में सभी क्षार और अम्ल युक्त कांजी, कांजी होता है, कांजी बहुत तरह की होती है, धान्य अम्ल कांजी, संधान कांजी, इस तरह से अनेकों प्रकार की कांजियां हैं। तो खास तौर से ये समझें कि चावल का माड़, उसमें सेंधा नमक डाल करके 1 सप्ताह के लिए रख दीजिए, वो सड़ जाए, उसको कांजी कहते हैं। उस कांजी में इमली का रस या छार, चने का छार और भी जो अम्ल हैं वो अम्ल
ये सब डाल करके और धीमी आंच पर उस हांडी को रख दीजिए और दौला यंत्र में उसको लटकाकर ऊपर से ढक दीजिए। धीरे 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 कहीं कहीं विधान तो 7 दिन तक लगातार धीमी आंच का विधान है, कहीं 3 दिन का विधान है। अगर बाजार से लिया हुआ पारा है तो उसे 7 दिन तक लगातार इसी प्रकार से गर्म करिए, उसका स्वेदन करिए। उस भाप से ध्यान रहे पोटली पानी में अंदर न डूबे, जो कांजी है उसमें अंदर न डूबे और बहुत ऊपर भी न रहे, उसको छूते हुए रहे। अर्थात जो पोटली है उसमें पर्याप्त भाप लगे और भाप की गर्मी से, नमी युक्त गर्मी से पारा पर वो जो उसमें कल्क बना है वो भी रिएक्शन करता रहे, तो उसका स्वेदन संस्कार हो जाता है। दूसरा संस्कार आता है मर्दन। मर्दन संस्कार में जो स्वेदन के वस्तुएं बताई हैं, त्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक, सहजना के बीज, राई, अदरक, ये जो बताई हैं, गोखरू, अमलतास, ये जो भी चीजें बताई हैं, इनके साथ साथ भेड़ की ऊन की राख, ईंट का चूरा और उसमें मिला लीजिए और उसकी लगातार मर्दन कीजिए। मर्दन का भी वही क्रम है, 7 दिन तक लगातार उसे करिए। एक एक में घोटिए। अगर एक एक वस्तु में घोटना तो 3-3 दिन घोटिए और सभी को एक साथ करके घोटना है तो कम से कम 7 दिन लगातार घोटिए। इस घोटने से क्या होगा कि जो पारे के अणुओं पर ऊपर कवच है वो छिल जाएगा, वो हट जाएगा और उस पारे का वास्तविक जो अणु है वो निकल के आ जाएगा, यानी जो दोष और केंचुली है वो हटेंगी। इसको 7 दिन लगातार करिए। लगातार का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप उसे घोटते रहें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे की घुटाई तो होनी चाहिए। इसके बाद आता है मर्दन संस्कार के बाद पारा आपका बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, छिन्न पिष्ट हो जाता है, कण कण उसमें मिल जाता है। उसको सीधे सीधे धूप में सुखाइए उस कल को, तो धूप में सूखने से वो पारा एकत्र रूप होकर के इकट्ठा हो जाता है। उसको हिलाइए किसी बर्तन में रख करके, तो पारा द्रव रूप से फिर इकट्ठा होता है। इसे मूर्छन संस्कार कहते हैं। और मूर्छन का अभिप्राय यही है कि पारा मूर्छित हो जाता है, कुछ उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, कुछ बेहोश सा पड़ा रहता है, इसे मूर्छन संस्कार कहते हैं। और उसमें से जब पारा निकल के आता है यानी उत्थापित होता है, उसे उत्थापन संस्कार कहते हैं। यदि इस घुटाई के बाद अक्सर देखा गया है कि पारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसे आप दौला यंत्र से, डमरू यंत्र से उड़ाकर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मूर्छन संस्कार, उत्थापन संस्कार हो गए। जब पारा निकल के आ गया, ये ध्यान रहे पारे को कभी भी सीधे ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। पारे को नमी नहीं लगनी चाहिए। पारा ओस तक की नमी को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगर ठंडा पानी या ओस या बरसात की फुहारें, ऐसी चीज़ें, या आपके गीले हाथ भी पारे से लगेंगे तो पारा संड हो जाता है। पारे में क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब इसके बाद आता है पातन संस्कार। पातन संस्कार के लिए आप
ऊर्ध्वापातन, अधःपातन और त्रियकपातन। ऊर्ध्वापातन के लिए उस पारे को उसमें किसी तांबे के डमरू बनाए। तांबे, नीचे का जो पात्र है डमरू का वो तांबे का हो। अगर तांबे का नहीं है, मिट्टी के घड़े ही हैं, तो उसमें थोड़ा तांबे का चूरा डाल दें और डाल करके नीचे से गर्म करें, डमरू का मुंह बंद करें, उसे लगातार हीट दें। तो हीट देने पर मध्यम आंच से अधिक तेज आंच दी जाती है, तो वो पारा जो नीचे के घड़े में था वो उड़ करके ऊपर के घड़े में उसकी पैनी में लग जाता है। ठंडा होने पर उसे खोल लें और उसमें हाथ फिरा करके, अंदर हाथ फिरा करके पारे को इकट्ठा कर लें। ये ऊर्ध्वपातन संस्कार होता है। अब इसी तरह से फिर उस पारे को डमरू में रखें। तो इसमें तरीका ये है कि उस कल्क को, उसका कल्क बनाएं और कल्क बना करके ऊपर के घड़े में उसे उसकी पैनी में लेप दें और लेपने के बाद नीचे के घड़े में नमक डाला हुआ जल, ठंडा जल रहे और उस डमरू के नीचे के घड़े को आप जमीन में करीब आधा गाड़ दें और ऊपर के घड़े पर अग्नि दें ऊपर से। तो पारा ऊपर से उड़ करके नीचे उस पानी में गिरेगा, तो बहुत सी अशुद्धियां उस कल्क में रह जाएंगी और पारा शुद्ध अवस्था में नीचे पानी में आ गिरेगा। उसे खोल के निकाल लें। इसे अधोपातन संस्कार, पातन संस्कार का अधोपातन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से उन घड़ों को जमीन के पैरेलल रखें, उस डमरू को पैरेलल रखें। एक में पानी और दूसरे में पारा रखें, पारे को गर्म करें, पारा उड़ करके दूसरे घड़े में पानी में गिरता है। इससे त्रियक संस्कार, त्रियक पातन संस्कार हो जाता है। ये तीनों संस्कार जो पातन के हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि कुछ अशुद्धियां जब ऊर्ध्वापातन होता है तो नीचे रह जाती हैं, जैसे सीसा वगैरह, और कुछ अशुद्धियां जो पहले से मिली हैं वो ऊपर से उड़ाने से नीचे पारा गिरता है तब रह जाती हैं। कुछ त्रियक पातन, तिरछा डमरू रखने पर उसमें रह जाती हैं, पारा शुद्ध हो जाता है। ये हुआ पातन संस्कार। इसके बाद आता है नियमन संस्कार। पारा इस तरह से अग्नि में जलते जलते कमजोर हो जाता है, उसकी शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए इसमें कुछ क्रियाएं की जाती हैं ताकि वो पुनः ताकतवर हो जाए। तो उसको नियमन संस्कार कहते हैं। जैसे उस पारे को पुरुष या स्त्री के मूत्र में अथवा पशु, बकरी, भेड़, ऊँटनी आदि के मूत्र में किसी शीशी में रख करके और पारे को उसमें डालकर 7 दिन जमीन में गाड़ दिया जाए तो पारा पुनः अपनी ताकतवर अवस्था को प्राप्त होता है। इसे संनियमन संस्कार कहते हैं। इसके बाद अब चूंकि आगे पारे को रिएक्टिव बनाना है। पारा मोस्ट इनर्ट कंपाउंड है, धातु है, एलिमेंट है, और ये बहुत ही मुश्किल से दूसरे धातुओं से क्रिया करता है।
इसे क्रियाशील बनाने के लिए इसका दीपन संस्कार किया जाता है। इसे भुभुक्षीकरण दीपन संस्कार कहते हैं। दीपन संस्कार जो हमारे इस आयुर्वेद शोध संस्थान में किया जाता है, अनेकों विधियां हैं, लेकिन जो सीधी सरल और निश्चित ही फलदायी होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में बता रहा हूँ, बहुत विस्तार नहीं लेना चाहता। तो पारे को अब आप विषों में घोटिए, 7 उपविष और 5 महाविष। इनमें अगर आप, वैसे तो 7-7 दिन घोटने का विधान है, लेकिन 3-3 दिन भी अगर आप घोट देंगे, विधान तो ये है कि हर बार हर विष के बाद घोटने के बाद फिर उसे उड़ाइए, उड़ा के उसे ग्रहण करिए। लेकिन ये भी कोई आवश्यक नहीं है, आप बाद में उड़ा लें, एक बार बाद में उड़ा लें तो भी काम चल जाएगा। अब 7 विषों में सबसे पहले आक का दूध, थुअर का दूध, धतूरे के पत्तों का रस, काला धतूरा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद घुंगची, गुंजा जिसे कहते हैं, गुंजा का काढ़ा, लांगली की जड़ का काढ़ा, अफीम का घोल और सफ़ेद कनेर की जड़ का रस। इस तरह ये 7 उपविष हो गए, इनमें आप घोटिए। और इसके बाद फिर आप संख्या, श्रृंगी, शक्तुक, बचनाग, जो भी आपको ये महाविष उपलब्ध हों, उनमें 3-3 दिन घोटिए। पारा आपका बुभुक्ष हो जाएगा, दीपित हो जाएगा, वो किसी भी धातु को ग्रस करने में सक्षम हो सकेगा। ये दीपन संस्कार है।